स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पर। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज जो हम क्लास कवर करेंगे, कल की तरह हमने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो चैप्टर पढ़ रहे थे डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम, जिसकी हमने थ्योरी को पूरी कवर कर लिया, हर टॉपिक को हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी बहुविकल्प के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में से, तो वो आज हम सब क्वेश्चन कराएंगे इम्पोर्टेंट। तो आप आज की वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझना है और कौन कौन से आपकी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर से, वो सब आपका डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चनों के द्वारा। और हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो अपना कमेंट जरूर बताया करिए वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। काफी लंबा चैप्टर चला, हमने कम से कम 7 से 8 क्लासें कवर करी और एक एक टॉपिक को हमने बारीकी से पढ़ा, समझा और जाना, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि मैं जो थ्योरी आपको पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं चैप्टर में से और आपने कितना पढ़ा है। तो जो मैं आपको सामने क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सुन तो सकते हैं, मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके ऑप्शन दूंगा, तो आपको उन ऑप्शन में से अपने आप सोच के पहले लगाना है और फिर आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होता है। फिर मैं तो बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है। एक बार फिर से सुनिए कि निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है, यानी आपका जो विद्युत धारा का मान है वो एक समान होता है, ठीक। तो आपके सामने ऑप्शन ए है खुला परिपथ, ऑप्शन बी है श्रेणी परिपथ, ऑप्शन सी है समांतर परिपथ और ऑप्शन डी है लघु परिपथ। ए खुला परिपथ, बी श्रेणी परिपथ, सी समांतर परिपथ और डी लघु परिपथ। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान रहता। तो आप थोड़ा सोचिए और समझिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका श्रेणी परिपथ होता है इसमें विद्युत धारा का मान हमेशा एक समान रहता है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं ITI की। जो आपके ऑफलाइन पेपर होते थे उससे पहले इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पेपर का मोड चेंज हुआ लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बदलेगा, सिर्फ पेपर देने का तरीका बदला है। पहले आप ऑफलाइन पेपर देते थे लेकिन अब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, सिर्फ पेपर का मोड चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? श्रेणी परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का मान हमेशा समान रहता है, ठीक। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो ओम के नियम के अनुसार सही है। आपके सामने 4 समीकरण दिए हैं, उनके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा समीकरण जो है ओम के नियम के अनुसार सही है। आपका ऑप्शन ए है I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। ऑप्शन बी है R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। ऑप्शन सी है आपका P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। और ऑप्शन डी है आपका V बराबर P अपॉन I। ऑप्शन डी है आपका P अपॉन I। तो ओम के नियम को मैंने आपको काफी डिटेल से समझाया था और बारीकी से बताया था कि ओम के नियम से तरह तरह के क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में आपको ओम के नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम के नियम के क्वेश्चन आपके बाद कितने तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा, वो सब तरीके में क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो ओम के नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। तो आपको मालूम होगा, कल मैंने आपको बताया था R बराबर R1 प्लस R2, ये तो श्रेणी नियम का फॉर्मूला हो गया, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, ठीक। P बराबर I स्क्वायर R, तो ओम के नियम में P तो कभी आता नहीं है। P किससे परिष्कृत करता है? शक्ति। शक्ति का तो कोई रोल ही नहीं है ओम के नियम में, तो P तो कभी आएगा नहीं, ठीक। हाँ, V बराबर P अपॉन I, तो देखो P इसमें भी आ गया, शक्ति का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि
क्योंकि वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध होता है, वो विद्युत धारा, वो ओम का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो उन्होंने I बराबर V/R करके लिख दिया। ठीक, तो इसको मैंने आपको कल बताया था कि ओम के नियम को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, V बराबर IR भी लिख सकते हैं, यानी V बराबर IR जो है वो भी आपका ओम का नियम कहलाएगा। V/I जो होगा इक्वल टू R, ये भी आपका ओम का नियम कहलाएगा, और V/R इक्वल टू I, ये भी आपका ओम का नियम कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओम के नियम में आपका वोल्टेज, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R और विद्युत धारा I का संबंध होता है। ये तीन ही चीजें मिलेंगी। जिस समीकरण में आपको ये तीन चीजें देखे हैं तो वही इसका आंसर होगा। अगर वो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर लगा दे तो मान सकते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए तो बिल्कुल अलग दिए कि आप आराम से स्किप कर सकते हैं ऑप्शनों को। देखिए R बराबर R1 प्लस R2, ये तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, हो ही नहीं सकता। P बराबर I स्क्वायर R, तो P यानी विद्युत शक्ति, शक्ति तो कहीं इसी शक्ति का संबंध ही नहीं है ओम के नियम में, तो ये भी नहीं सकता। V बराबर P/I, ये नहीं होता क्योंकि P इसमें भी है। आपका फॉर्मूला क्या हो गया, I बराबर V/R, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक, अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार परिपथ में डैश के सीधे अनुपाती होता है। क्या क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ में, यानी ओम का जो नियम है उसके अनुसार परिपथ में धारा डैश के सीधे समानुपाती होती है, यानी किसके सीधे समानुपाती होती है। आपका ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी तापमान, और ऑप्शन डी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध ऑप्शन डी है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओम के नियम के अनुसार परिपथ में धारा जो होती है वो किसके समानुपाती होती है। ठीक, ऑप्शन है वोल्टेज, प्रतिरोध, तापमान, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओम के नियम के अनुसार जो धारा जो होती है वो सीधे वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का संबंध मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था। समानुपाती वो होता है जैसे किसी चीज को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, यानी समानुपाती का मतलब होता है बराबर। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, और धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। अगर व्युत्क्रमानुपाती आती है तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उसके अपोजिट वर्ग होगा। यदि हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज घटेगी, दूसरी चीज को घटाएंगे तो पहली चीज बढ़ेगी। तो ये होती है व्युत्क्रमानुपाती, ये होती है समानुपाती। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज, यानी ओम के नियम के अनुसार जो परिपथ में धारा जो होती है वो आपके वोल्टेज के साथ समानुपाती होती है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ का नियम है। मैंने आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाए थे और मैंने बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किरचॉफ का नियम है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर लगा देंगे। ठीक, कंटिन्यू अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ऑप्शन ए है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ऑप्शन बी है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन सी है वी बराबर आई आर, और ऑप्शन डी है पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस। यानी किरचॉफ का नियम है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। वी बराबर आई आर, ये तो ओम का नियम हो गया। पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, ये पढ़ा ही नहीं है। तो बचा क्या, ये ई बराबर आई आर। ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा किरचॉफ का नियम है, ये वाला ई बराबर आई आर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ के मैंने नियम पढ़ाए थे आपको, कौन से है, विद्युत धारा का नियम, ये ऑप्शन है आपका विद्युत धारा का नियम, ऑप्शन बी है आपका वोल्टेज का नियम, वोल्टेज नियम, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है आपका नॉन ऑफ दीस। ठीक, तो बताइए किरचॉफ का नियम मैंने आपको बताया था। किरचॉफ में मैंने आपको दो नियम पढ़ाए थे ना, एक मैंने आपको विद्युत धारा का नियम पढ़ाया था और एक मैंने आपको वोल्टेज का नियम पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किरचॉफ ने विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों का नियम दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए, इसी प्रकार मैं 5 और कराऊंगा। रिवीजन एक बार फिर कर लेता हूं कि निम्न में किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है। तो श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा हमेशा एक समान रहती है। कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही है, तो I बराबर V अपॉन R बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो सामान्य श्रेणी क्रम का हो गया। P का कोई रोल ही नहीं होता, फॉर्मूले में आता ही नहीं है, तो P वाला घटा सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार कौन सी धारा के सीधे समानुपाती होता है, तो आप याद रखने आना
कि ओम के नियम के अनुसार जो विद्युत धारा में जो वोल्टेज होता है वो सीधे समानुपाती होता है। कौन सा समीकरण किरचॉफ का नियम है? तो H बराबर आई स्क्वायर RT, V बराबर आई आर, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो आई ई बराबर सिग्मा ई बराबर आई आर, ये आपका ठीक। फिर पांचवा क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम, इस पर निर्भर किरचॉफ का नियम है विद्युत धारा का नियम, वोल्टेज का नियम, ए और बी दोनों या नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था किरचॉफ का नियम जो होता है विद्युत धारा का नियम, वोल्टेज का नियम दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, इसी तरह थोड़े इंपॉर्टेंट और कराता हूं ताकि आपको एक एक क्लियर हो जाए क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज और धारा का अनुपात समान रहता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कौन सा नियम यह बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा का अनुपात समान रहता है। आपके सामने ऑप्शन ए है किरचॉफ का धारा का नियम, ऑप्शन बी है ओम का नियम, ऑप्शन सी है प्रतिरोध का नियम, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। एक बार फिर सुनिए, किरचॉफ का धारा का नियम, ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, या नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होगा, जब मैंने आपको बताया था कि आपको ये समझना होगा कि ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम मैंने आपको बताया था 3 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? 3 चीजें होती हैं ओम के नियम में, वोल्टेज होता है, विद्युत धारा होती है और प्रतिरोध होता है। तो कहीं भी अगर वोल्टेज धारा की बात चल रही है तो आप आंख बंद करके ओम का नियम लगा दीजिएगा हमेशा। कहीं भी अगर वोल्टेज धारा की मान चल रही होगी तो आप उसका मान बता दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपकी बात विद्युत धारा और वोल्टेज की बात आए तो आप ओम का नियम लगा दीजिएगा, आपका आंसर वही होगा। यानी विद्युत धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध पे जो निर्भर करता है वो ओम का नियम करता है। हालांकि आपको किस तरीके से भी क्वेश्चन घुमाए, आप तो ओम का नियम लगा दीजिए। धारा वोल्टेज की बात आए तो ओम का नियम उसका आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का नियम होगा नहीं, प्रतिरोध का नियम होगा नहीं, ओम का नियम होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध के बारे में काफी अच्छा डिटेल समझाया था। प्रतिरोध की मैंने एक क्लास पूरी प्रतिरोध को दी थी। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिरोध को काफी अच्छा समझा होगा और उसके ऊपर पूरे डाउट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है प्रीवियस ईयर में कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या ऑप्शन डी है मिली ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो सकता है? ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या मिली ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओम सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार कि परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत क्या है। यानी जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था और मैंने रेजिस्टेंस का कहा था कि रेजिस्टेंस का आपसे संकेत भी पूछ लेता है, ऑनलाइन पेपर होगा, डायग्राम बन किया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा जो संकेत है वो प्रतिरोध का है। तो एक आपके सामने ये डायग्राम है, ये भी इसको समझा रहा है, ऑप्शन बी है, ये भी रेजिस्टेंस समझा रहा है, ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ए वाला रेजिस्टेंस को ये वाला और ये बी वाला, तो ये दोनों जो है चिन्ह हैं, ये दोनों आपके समझा रहे हैं, दोनों संकेत हैं प्रतिरोध के। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का संकेत जो है, परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत जो है वो आपका ये दोनों संभावित है, तो ये दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको है काफी कंफ्यूज करेगा, ठीक। क्वेश्चन को समझिए और मैं आपके डाउट पे बता दूंगी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। आपके सामने ऑप्शन ए है उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन ए उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी चालक की लंबाई पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक। तो
अब आपको इसमें ध्यान लगाना है, अगर आपका दिमाग चलेगा तो मैंने आपको जब प्रतिरोध पढ़ाया तो मैंने बताया था प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध मैंने बताया तीनों पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो वो मैंने बताया था आपको प्रतिरोध को, ठीक है ना, जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो उन तीनों पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो अगर वो आपसे ये कह देता ऑप्शन नंबर डी नन को छोड़ के, अगर वो आपसे कह देता कि ये सभी, ठीक, तो आप क्या करते, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देते, ये सभी इसके आंसर है, आप ये लगा देते। लेकिन एक वर्ड से ये क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर वो आपसे नॉर्मल प्रतिरोध की बात है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो वो उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने हमसे क्या कहा है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की बात आती है तो आपको ये नहीं लगाना पड़ेगा, यानी तीनों पर निर्भर नहीं करेगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात आती है तो वो हमेशा चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा कि चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो किस पर निर्भर करेगा, वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ध्यान रखना, अगर वो खाली कह देगा कि आपका जो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है वो इन तीनों पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर वो आपसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर दे तो वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि धात्विक प्रतिरोधक, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, यानी जो प्रतिरोध धात्विक होते हैं, धातु के बने होते हैं, उनका प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या होता है। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, या ऑप्शन डी परिवर्तित रहता है। तो बताइए, मैंने प्रतिरोध को काफी अच्छी समझाया था, मैंने बताया था कि प्रतिरोध से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने आपके प्रीवियस ईयर में आए वो मैंने आपको सब नोट करा रहा हूँ और बता रहा हूँ बार बार, और डाउट क्लियर करा रहा हूँ कि इसमें आपको किसमें डाउट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इसमें डाउट क्लियर हो रहा था कि अगर खाली प्रतिरोध की बात करें तो ये तीनों पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर वो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेगा तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको क्वेश्चन को पहचानने का तरीका समझ आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और क्या हमें लगाना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन जो आपकी हो रही है विशिष्ट प्रतिरोध की, इसलिए मैंने आपको वाला क्वेश्चन जानबूझ के दिया ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक, तो उसी प्रकार बताइए कि धात्विक प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, परिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बढ़ता है। मैंने बताया था कि प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा और ताप घटाने पर घटेगा, यानी किसी प्रतिरोध का ताप बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और ताप घटा दिया जाएगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, चाहे वो धात्विक प्रतिरोधक क्यों ना हो, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक, तो धात्विक प्रतिरोध का ताप जो बढ़ता है ताप बढ़ाने पर वो बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, कौन सा नियम ये बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का मान जो होता है वो योग के शून्य के बराबर होता है। ठीक, कौन सा नियम है वो आपको ये बता रहा है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का मान जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है आपका ओम का नियम, ऑप्शन बी है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, ऑप्शन सी है आपका कूलॉम का नियम, और ऑप्शन डी है आपका नन। तो अगर आपको इसके ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ये कहा कि कौन सा नियम ये बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली विद्युत धारा का मान जो होता है वो योग शून्य के बराबर होता है। तो विद्युत धारा का मान तो शून्य के बराबर कौन सा होगा, ओम का नियम में मैंने आपको बात बताई, ऐसी नहीं बताई। कूलॉम का नियम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आपकी विद्युत धारा के जोड़ के मान के योग के शून्य के बराबर होता है, यानी इसका मान जो होता है उसके जोड़ के मान के बराबर शून्य होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं फटाफट। हमने पहला क्वेश्चन क्या था, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज धारा का अनुपात समान रहता है, समान रहता है, यानी वोल्टेज धारा का मान अनुपात समान रहता है। तो मैंने आपको बताया कि वोल्टेज धारा का संबंध जब भी आएगा प्रतिरोध का तो आप हमेशा ओम का नियम लगाइए। ठीक है, तो ओम का नियम को किस तरीके से पूछ रहा है वो मैंने आपको हर तरीके का सवाल बता दिया कि इस तरीके से ओम का नियम से पूछा। तो ओम का नियम और किरचॉफ का नियम इस चैप्टर की जड़ थी, और इसी को आपको देखना है, समझना है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस के मात्रक पूछते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम सेंटीमीटर क्या होता है,
चार आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मिली ओम प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट याद होगा तभी लगा पाएंगे, तो ओम सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत क्या होगा। परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत क्या होगा, तो आपके सामने ये एक ऐसा संकेत दिया है और एक ऐसा संकेत दिया है, तो बताइए। तो ये दोनों संकेत जो है वो आपके प्रतिरोध के संकेत यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो उसमें डाउट मैंने बता दिया, जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो आपका हमेशा चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर वो खाली प्रतिरोध कहता तो इन सभी पे आंसर होता है, यानी इसका आंसर होता है ये सभी। वो चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। लेकिन वो हमसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो इसलिए चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक, ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या परिवर्तित रहता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा नियम, अगला राइट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि कौन सा नियम ये बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा के मान का योग जो होता है वो शून्य होता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है ओम का नियम, ऑप्शन बी है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन सी है कूलाम का नियम या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। तो किरचॉफ का नियम जो बताता है कि जोड़ने वाली धारा का मान शून्य के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कराए हैं 10-12 वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए। जिस तरीके से सवाल बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको करा दिया है, एक एक बारीकी से समझा दिया है कि किस क्वेश्चन में आप कहाँ डाउट आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो होता है आज हमारा खत्म होता है पूरी तरीके से डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। अब हम जो क्लास कवर करेंगे या अगली क्लास होगी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी रखते हैं। तो आपको ये क्लास वीडियो कैसी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट जो है हमें ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो में क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।